तक सर। ठीक है, 7 रोज। कॉमन कोल्ड से डेंगू आपने कॉमन कोल्ड से उसको रिलेट करते हैं, डेंगू पे आ जाते हैं। ठीक है। लेट मी नो व्हेन वी हैव टू। ठीक है, तो बात करें और डिस्टिंग्विश करने में कॉमन कोल्ड लाइव। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शाइस्ता लोधी और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर नदीम अशरफ। आप जानते हैं एसएल मेडिकल सेंटर जो कि नॉर्थ नाजिमाबाद में है, उसमें डॉक्टर नदीम अशरफ अपनी प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं, जो कि फैमिली फिजिशियन है। और चूंकि वेदर चेंज हुआ है और जिस तरह से हमने एक सेशन पहले किया था जिसमें एक्सक्लूसिवली हमने बताया था कि स्किन, नेल्स, हेयर और इन सारी चीजों पर वेदर के क्या असरात होते हैं, इसी तरह वेदर के असरात आपकी सेहत के दूसरे मामलात पर भी होते हैं, जिसमें आपकी बहुत ही कॉमन कंडीशंस आ जाती हैं जो डॉक्टर साहब पहले तो बच्चे घर में मौजूद, बड़े जो घर में मौजूद हैं और जो आप खुद हैं एडल्ट जो संभाल रहे होते हैं लोग, वो सब कुछ प्रॉब्लम्स का शिकार होने लगते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स का मौसम की तब्दीली के साथ साथ। एक तो कोविड की सेकेंड वेव जो आई हुई है, फिर डेंगू, फिर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस मौसम की तब्दीली की वजह से आ गई हैं। इन सबको आज कोशिश करेंगे छोटे से सेशन में केटर करें। और आप लोगों के जो सवालात हैं वो इस वक्त हम जिस पेज पे लाइव हैं, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टा है या एसएल मेडिकल सेंटर का पेज है, हमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहें तो बिल्कुल आप फौरन हमें इस प्रॉम्प्टली हम आपको कोशिश करेंगे कि इस सेशन में जवाब दे सकें। डॉक्टर साहब स्टार्ट करेंगे अगर कॉमन कोल्ड से। जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर नदीम अशरफ एसएल मेडिकल सेंटर से। और एक दफ़ा फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए हम लेकर आए हैं कि इसमें आप क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं और वेदर के हवाले से। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितनी ज़्यादा ज़रूरत फिजिशियन की इस वक्त है लोगों को, कभी नहीं होगी। वजह क्या है? वेदर चेंज हो रहा है, बच्चों में नज़ला, खांसी, बुखार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोविड की सेकंड वेव स्टार्ट हो चुकी है। सब लोग घबरा रहे हैं कि कोविड है या कॉमन कोल्ड है और या डेंगू है। अभी बड़ी अजीब सी बात है, मैं सोच रही थी आज के सेशन का स्टार्ट मैं ऐसे करूं। मेरी बहुत ही प्यारी क्लोज फ्रेंड है, उसकी मदर इन लॉ की डेथ डेंगू से हो गई और विद इन 2 डेज आंटी 65, मतलब कोई ऐसी एज भी नहीं है। वही जो मैंने कहा ना कि जितनी ज्यादा जरूरत फिजिशियन की इस वक्त है लोगों को, कॉमन कोल्ड, डेंगू, अपना कोविड के इश्यूज और सेल्फ मेडिकेशन जो लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इशू है इस वक्त। तो इस वक्त देखिए मौसम जब तब्दील होता है, जिस तरह से आप अपने कपड़े तब्दील करते हैं मौसम के लिहाज से, उसी तरह से आपकी जिस्मानी तब्दीली नॉर्मल होती है। उसको जरूरत है कि आप अपनी आंखें खुली रखें, कान खुली रखें। अब होता है, अब मेरे पास एक बच्चा आया, मैं मिसाल आप बताता हूँ, 4 दिन की बात, पहले की बात है, बच्चा आया, उसको 3 दिन से उससे बुखार खांसी चल रहा था, 7 महीने का वो बच्चा था, घर में उसको दवा दी जा रही थी। ये तो सब हमारा ही कसूर है, टीवी वालों का कसूर है। लिटरली टीवी पे आप ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं कुछ चीजों का कि वो लोगों को, और वही अपना सब कुछ चलाने के लिए कुछ इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उसमें होता है कि इतनी गलत मेडिकेशन, जो सेल्फ मेडिकेशन की आप बात कर रहे हैं। और जो बच्चा जब मेरे पास आया, उससे देखा तो उस वक्त उसको नमूनिया डेवलप हो चुका था, चेस्ट एंड्रोइन, जिससे हम अपनी टर्म में कहते हैं खड्डे पड़ना, उसके खड्डे पड़ रहे थे। उसको मैंने रेफर किया हॉस्पिटल, तो मालूम हुआ कि घर में जो मेडिसिन किसी दूसरे बच्चे की थी वो उसको दी जा रही थी और उन्होंने देखा नहीं सीरियस लेना। ये कहना हर चीज को सीरियस लेने की जरूरत है, अपने आप को एजुकेट करें, जहां से आपको नॉलेज मिलती है, नॉलेज लें, सीखें कि क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, इस तरह से एजुकेट ना करें डॉक्टर साहब, बिल्कुल कि आपने बड़े भाई की दवाई छोटे भाई को मिला दी, नॉलेज इस तरह से ना बढ़ाएं। बिल्कुल सही बात है कि इस तरह उसका नुकसान क्या हुआ, बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में उसको एडमिट करना पड़ा, सीरियस कंडीशन हो गई, 7 महीने का जी 7 महीने का बच्चा। वजह कि नज़ला, खांसी, बुखार एकदम से रैपिडली इंड्यूस हो रहा है, चीजें आ रही, चेंजेस आ रही हैं बच्चों में, बड़ों में, सब में हो रहा है। अब उसकी जरूरी है कि आप जब ऐसी कुछ तब्दीली बच्चों में देख रहे हैं, फौरन ही अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, बताई हुई दवा को प्रॉपर इस्तेमाल करें। क्या डॉक्टर साहब, यहाँ मेरा एक सवाल करना जरूरी है लोगों की समझ के लिए, कि जो कॉमन कोल्ड है, बच्चे को खांसी हुई, बच्चे का गला खराब हुआ, क्या ये अगर वक्त पे ट्रीट ना हो तो ये किसी बड़ी चीज में, जैसे आपने नमूनिया बताया, या कोविड के लिए वो बच्चा ज्यादा ससेप्टेबल हो जाएगा, या डेंगू तो खैर नहीं चीज। लेकिन बिल्कुल अगर हम नज़ला, खांसी, बुखार को इजली ले तो आगे चल के उसे नमूनिया बनना है,
नमूनिया अगर एक दफा डेवलप हो जाता है फिर आपको पता है कि उसको ट्रीट करना उसके लिए कितनी ज्यादा उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो बेहतर ये नहीं कि आप उसको अर्ली उसमें आप डॉक्टर प्रॉब्लम है कि अर्ली डॉक्टर अप्रोच यदि आप करेंगे, अब आप घर में ही मेडिसिन देते रहेंगे तो ये सबसे नुकसान चीज शुरू में होता है कि अरे भाई जरा सी खांसी हो गई, डॉक्टर के पास नहीं जाना, जबकि आजकल तो हमें ज्यादा एहतियात करनी चाहिए बच्चों बड़ों और 5 साल से कम के बच्चे और 70 साल से ऊपर के लोग ज्यादा इसमें मुतासिर हो रहे हैं इन चीजों से। इसके लिए आप जरूर से कंसल्ट करें क्योंकि ये वो बीमारियां जो कि जानलेवा बीमारियां, लेकिन अगर प्रॉपर आप इसको ट्रीट कर ले तो चीजें इतनी बड़ा मसला नहीं है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, किस बात पे बच्चों की माएँ भी सुन रही हैं इस वक्त, और जिनके यहाँ बुजुर्ग हैं, मेरे अपने यहाँ बुजुर्ग हैं, वो भी सब सुन रहे हैं कि कब ऐसा अलार्मिंग साइन है या ऐसी चीज है कि जो आप डर जाएं और आप डॉक्टर के पास लेके भागें। बच्चा अगर आपका तेज बुखार के साथ बच्चे बड़ा आता है, खाना पीना उसने छोड़ दिया है, डल है, लिथार्जिक है और आप देख रहे बिल्कुल ही मतलब उसमें जो एक्टिवनेस थी वो नहीं है, तब फौरी तौर पर आपको और एक छोटा सा काम करें, उसकी जो है कमीज उठा के देखें कि सांस लेते उसके यहाँ खड्डे तो नहीं पड़े, अगर खड्डे पड़े दिस इज अ वेरी अलार्मिंग साइन कि बच्चे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है और आपको डॉक्टर के पास फौरी तौर पर जाना चाहिए। इसी तरह से बड़ों में अगर सारे कोविड जो है बच्चों को मुतासिर तो नहीं कर रहा, बड़ों को ज्यादा मुतासिर कर रहा है, लेकिन कोविड और उस पर फर्क रखेंगे आप कि उसमें क्या अलामतें होती हैं। बड़ों में अगर बुखार रह रहा है और 2-3 दिन हो जा रहे हैं तो जरूर आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और बाय द वे मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ स्टेप्स लेने को कहा है जिसको मैंडेटरी कर दिया गया है, जैसे पार्क्स में जाना, एक खास वक्त के बाद मॉल्स में जाना, और जिस तरह से कुछ दिन पहले लॉकडाउन में पाबंदियां थी वो पाबंदियां दोबारा आई थिंक कोई डेट है जिससे दोबारा लागू, क्योंकि पाकिस्तान में 11,000 से केसेस जो है वो सरपास कर गए हैं और विच इज ऑब्वियसली हम सबके लिए बड़ा अलार्मिंग है। तो इसलिए खुदा का वास्ता है आप लोगों को छोटी सी भी कोई चीज जो है वो खुद अपने तय सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बल्कि डॉक्टर के पास आए, फिजिशियन के पास आए, उससे डिस्कस करें और फिर कोई भी दवाई अपने घर में किसी को भी या खुद भी लेनी है तो आप उनके मशवरे के बाद बिल्कुल करें और उसका डिफरेंस देखने को। जी डॉक्टर मैं आपसे पूछ रही थी कि डेंगी एक तो कॉमन कोल्ड पे बात कर लेते हैं कि डॉक्टर के हम डेंगी पे बात करें। कॉमन कोल्ड की क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और कब तक वो सेफ है, मतलब आप अल्लाह ना करे आपको कोई कॉमन कोल्ड तो जाहिर है कि वायरल मोस्टली वायरल ही है, 3 से 5 दिन इसका फेज है, खत्म हो जाता है इसमें करके और उसमें वही नजला खांसी बुखार के साथ उसमें भी बुखार होता है, लेकिन उसमें साथ जो आजकल जो प्रॉब्लम हर कॉमन कोल्ड कोविड नहीं है, ये बात ध्यान रखिए, हर कॉमन कोल्ड जो है नजला खांसी बुखार कोरोना नहीं है। कोरोना में और कॉमन कोल्ड में कुछ डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं, वो आप सिंपल से नोट कर लें। अव्वल तो ये कि कोरोना में बुखार बहुत तेज बुखार के साथ पेशेंट आता है, उसके अलावा एक और जो अलार्मिंग चीज है उसमें लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, ये बहुत अलार्मिंग उसमें कोरोना में चीजें बहुत ज्यादा ऑब्वियस होती है जो कि नमूदार होती है, जो कि कॉमन कोल्ड में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए इन सब सूरतों में आपको डॉक्टर से मशवरा करके ही चीजें दवा लेनी चाहिए। अच्छा, मेरी फ्रेंड ने वीडियो कॉल पे हमारी 3 दिन 4 दिन पहले बात हो रही थी, उसके सुबह कुछ बात थी तो वो कहने लगी कि मुझे लग रहा है आज तो बस मैं अपने आप को क्वारंटीन कर लेती हूँ, टेस्ट नहीं कराना। अच्छा कभी हाँ पढ़े लिखे लोग टेस्ट नहीं कराना है क्योंकि पहले 2 दफा करा लिया, अब मैं नेगेटिव आ गया, अब मैं नहीं करा रही क्योंकि लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट हो गया। बस ठीक है, मैंने समझ लिया मुझे कोरोना है, मैं 15 दिन के लिए अंदर एक बड़ा पता नहीं टेस्ट कराने में लोग क्या समझते हैं, वो पेशेंट से कहो अगर कोरोना कराओ कहते हैं टाइफाइड करा लें, मतलब दूसरे टेस्ट कराने के तैयार है पेशेंट, कोरोना कराने की तैयार है। हालांकि अगर आप कराते हैं, आपको पता लग गया कि आप इन्फेक्शन है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है कोरोना का है, तो आपने आपको आइसोलेट करेंगे, दूसरे मेंबर्स को आप बचा सकेंगे अपने बजाय से कि आप लेके सिम्टम करते रहे, वो तो अच्छा नहीं है, किसी सूरत भी अच्छा नहीं है आपका किसी। और इससे बहुत डरे नहीं, मैं पहले भी हमेशा ये कहती थी, फर्स्ट वेव थी और लॉकडाउन हुआ था, खुदा का वास्ते से डरे नहीं, ये किसी और मतलब जाहिर है वायरस बड़ा डेंजरस है, लेकिन ये उसी तरह है जो कोई और वायरल इन्फेक्शन आपको होते हैं, तो उसके लिए कुछ चीजों की एहतियात जरूरी है, ना कि इससे डर के भागा जाए। बिल्कुल, इसमें एहतियात जो अभी गवर्नमेंट ने भी इस तरह से जो इम्प्लीमेंट किए उसको अगर आप फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें, फास्ता रखें, हाथ में से गुरेज करें, भीड़ वाली जगहों से खाने से परहेज करें, चीजें करें कि आपके अपने फायदे की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को बुखार हो गया और लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट हुआ और उसने बगैर किसी के एजोमैक्स आजकल 500 बड़ी बिक रही है, बहुत बिक रही है, तो वो बस एक वो नुस्खा है जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो जाता है कि ये है, ये खा लो, जिंक खा लो, ये खा लो, मल्टीविटामिन,
क्या वाकई ऐसा कर लेना चाहिए या डॉक्टर का, फिर तो डॉक्टर के होना जरूरी नहीं है भाई? बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ अर्से पहले क्लोरोक्विन के बारे में आया, क्लोरोक्विन हर पेशेंट नहीं खा सकता। इसको सोरियासिस है वो क्लोरोक्विन नहीं खा सकता, इसको कोई लिवर डिजीज वो क्लोरोक्विन नहीं खा सकता, यू नो मैटर नहीं खा सकता जी। एपिलेप्टिक वाले भी नहीं खा सकते हैं। लेकिन हमारे क्या हुआ, लोगों ने अंधाधुंध इस्तेमाल, जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया वो सब डॉक्टर बन गए। व्हाट्सएप मैं कहता हूँ कि व्हाट्सएप इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से जो लोग तालीम हासिल करते हैं, जो तालीम ये तो बहुत अच्छी बात की है, उससे जो लोग तालीम हासिल करते हैं उसका फिर अंजाम अच्छा नहीं होता, तो वही होता है। तो बेहतर है कंसल्ट करें डॉक्टर गूगल। हाँ बिल्कुल सही। तो उसमें क्या है कि हर मेडिसिन आपके लिए नहीं है भाई। कोरोना वायरल है, उसमें एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, जिसने और हर दवा जिसको सूट नहीं करती, जहां एंटीबायोटिक देने की जरूरत है वही एंटीबायोटिक दी जाएगी, ऐसे तो हर जगह तो नहीं दी जाएगी। लेकिन अपनी सोच को छोड़ दे, थोड़ा सा डॉक्टर पे ट्रस्ट करना सीखें। कुछ लोगों ने कहा जो कि कुछ बड़े ऐसे वो भेज रहे थे व्हाट्सएप पे ना कि कोई लेक्चर है, पता नहीं फलाना प्रोफेसर है फलाना जगह और सबने कह दिया फोलिक एसिड खाएं, सीरियसली मल्टीविटामिन तो वैसे ही आपको लेनी चाहिए। जो एक बेहतर मल्टीविटामिन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है उसमें फॉलिक एसिड भी होता है, उसमें आयरन भी होता है, उसमें ए भी होता है, जो कि नॉर्मल हमारे यहाँ। मल्टीविटामिन देखा ना, ये बीमारी क्यों होती है, कॉमन कोल्ड क्यों हो रहा है आपको ज्यादा जल्दी, कोविड क्यों हो रहा है, वो लोग जिनकी के इम्यूनिटी डिक्रीज है। तो अपनी इम्यूनिटी इनहेंस करे, खाएं पिए अच्छा, मल्टीविटामिन ले, पानी का इंटेक अच्छा रखें। बच्चों में इन चीजों का खास तौर पर ख्याल रख रहे, इससे ही प्रॉब्लम आ रहा है। इम्यूनिटी लेवल आप जब तक अपना अच्छा नहीं रखेंगे, ये सब बीमारियां आप पे हमलावर होती रहेंगी, आप प्रॉब्लम में आते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है कि डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं, किन दिनों में बैठते हैं और किस जगह पे, क्या लोकेशन है? प्लीज डॉक्टर साहब आप बैठने की जगह बताएं। डॉक्टर शाइस्ता लोधी मेडिकल सेंटर, ब्लॉक एच, नॉर्थ नाज़िमाबाद, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे सुबह 11 से 1 बजे तक मैं यहाँ पर अवेलेबल होता हूँ। और इसके अलावा डॉक्टर साहब कहाँ होते हैं? उसके अलावा मेरी अपनी क्लिनिक तो सिमलीद में भी है, लेकिन ज्यादा टाइम मेरा यहाँ पर सर। ठीक। अच्छा, अब डॉक्टर साहब कॉमन कोल्ड के साथ साथ आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और आप मुझसे ये कहते हैं कि हम डेंगू की बात करेंगे। डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा सामने हैं। अच्छा, डेंगू और दोनों वायरल इन्फेक्शन हैं, इन दोनों के साइन सिम्टम्स कहीं से कोई? देखिए, डेंगू जो है उसमें तो तेज बुखार के साथ पेशेंट आ रहा है, जिसमें शदीद दर्द के साथ उसके आंखों के पीछे दर्द, सब चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आता है। उसके अलावा उसका फीवर बहुत ज्यादा मार्क्ड होता है और बॉडी पेन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लस उसमें बात होता है जिससे वहां पे खारिश या लाल लाल निशान से पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी अगर आपको बुखार, तेज बुखार रह रहा है, आजकल के दौर में स्पेशली अगर 2 दिन हो जाए बुखार ना उतरे, तो अपना एक सिंपल ब्लड टेस्ट सीबीसी जरूर करवा लें, ताकि आपको व्हाइट सेल और प्लेटलेट्स पता हो। अच्छा, डेंगू में अगर प्लेटलेट्स गिर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, पपीते के पत्तों के पीछे न पड़ जाए, खुदा के लिए उसको छोड़ दें, उसमें कंसल्ट करें। वहाँ पपीते के पत्ते मार्केट से शॉर्ट हो जाते हैं, जिसके घर में पपीता हो वो चौधरी बन जाता है, देते ही नहीं है। ऐसा प्लेटलेट्स कम होना इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। अरे आप कितना ही पढ़ाते रहे, आप कितना ही पढ़ाते रहे, ये आप पपीते के पत्ते का जूस हर जगह मिलना शुरू हो जाता है। लोग जिनको नहीं है वो भी पी रहे होते हैं। नहीं भाई, मेरे अपने खानदान में मिसाल लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कितना पैनिक ना, किसी भी माने पैनिक ना, अपने आप को कंट्रोल रखें, ना उसको कंट्रोल रखें, चाहे वो कोविड हो या डेंगू हो या कुछ भी हो, आप कंट्रोल रखें, कंसल्ट करके जो भी कंसल्ट बनता है उससे करें, तो आप उसको आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। वरना फिर आप ये होगा पत्तों के पीछे भागते रहेंगे और मसला नहीं होता। अच्छा, फिजिशियन के पास फौरन, अच्छा जिन लोगों के घर में मच्छर या मक्खी इस तरह की चीज नहीं है या कोई, तो क्या उन लोगों को भी डेंगू हो सकता है? हो सकता है, अगर अपने घर से बाहर जा रहे हैं और एक्सपोजर उनका हो रहा है कि ऐसे मच्छर ने उनका काट लिया तो हो सकता है। पहले देखिए, अपने घर की सफाई रखना बहुत जरूरी है, अपने इर्द गिर्द की सफाई हमारे ईमान है हमारा, और सफाई के हवाले से जरूर उसको वो जो है रखें कि बहुत जरूरी है कि आप सफाई रखेंगे तो इर्द गिर्द जितना अच्छा रहेगा माहौल आपका, उतने आप बीमारियों से बचे रहेंगे। न सिर्फ डेंगू बल्कि इस तरह के रिलेटेड डायरिया की मेन कॉज क्या है हमारे यहाँ? जी हाँ, गंदगी। डायरिया एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बहुत जरूर बात करनी चाहिए, और हमें अंदाजा भी नहीं होता कि डायरिया कितना लीथल हो सकता है। डायरिया तो पहले तो बात है कि डायरिया है क्या, ये समझ लीजिए। 3 से ज्यादा लूज वाटरी स्टूल अगर आते हैं, उसमें डायरिया कहते हैं। और उसमें भी क्या इतनी जल्दी ओवर ट्रीटमेंट मेडिसिन की भरमार हो जाती है कि वो उससे बच्चों के लिए नुकसानदेह चीजें हो जाती है। और आप एकदम से अगर उसके मोशन रोकते हैं, चीजें करते हैं, वो एक नुकसानदेह चीज है। डायरिया में एक तो ये कि आप सफाई का ख्याल, और 6 महीने तक बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध आपको पता है कि बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। और अगर किसी को डायरिया हो भी गया है, घर में अगर हो रहा है, तो ORS कीजिए, सबसे पहले ORS का इस्तेमाल कीजिए। और डायरिया के कॉज बने बच्चों को बॉटल फीड पे बिल्कुल ना लगाएं। बॉटल फीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट
इसके जरिए डायरिया फैलता है। बच्चा जमीन पे खेल रहा है, उससे जरासीम उसके हाथ पे लगे उसके। लेकिन डॉक्टर साहब बच्चे जिन दिनों में वीनिंग उनकी स्टार्ट होती है या उस वक्त भी ठोस जब गुजाएं उनको इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं या उनके दांत आ रहे होते हैं तो उस वक्त भी उनको डायरिया और वॉमिटिंग और इस तरह की शिकायत होती है। मतलब मेडिसिन की जरूरत बाद में पड़ती है, पहले तो जो चीज लॉस हो रही है, लॉस क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है जी, तो पानी का रिप्लेसमेंट ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट उसका रिप्लेसमेंट रखें और ग़िज़ा उसकी बंद नहीं करनी, ये भी हमारे तक सब चीज उसकी बंद कर दी जाती है। हल्की ग़िज़ा बच्चे की जारी रखते हैं, माँ का दूध भी जारी रखते हैं अगर बच्चा माँ के दूध पर है। उसके अलावा दही का इस्तेमाल है, खिचड़ी है, केला है, ये सब हम चीजें उस बच्चे को। डॉक्टर साहब आपके पास इतना पेशेंट आ रहा है और आप देख रहे हैं कि जी कोविड के साइन सिम्टम्स के साथ, अभी हम यही बात करते हैं, डॉक्टर मुझे बताया था कि मेरी ओपीडी में अब दोबारा केसेस बढ़ने लगे हैं जैसे कोविड की सेकेंड वेव है और ये एक हकीकत है, ये आपको डराने के लिए ना हुकूमत ये कह रही है ना कोई डॉक्टर्स आपको ये कह रहे हैं, ये हकीकत है। डॉक्टर साहब क्या ऐसा होता है कोविड के सिलसिले में कि लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट जो है इसके ये ना हो किसी पेशेंट को, क्योंकि डिफरेंट सिम्टम्स एंड साइंस के साथ लोग आते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है कि जरूरी नहीं हर पेशेंट लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट के साथ आए, बाज़ पेशेंट को एबनॉर्मल बॉडी पेन भी ऐसा होता है जी, पेशेंट बहुत ज्यादा वीक फील करता है अपने को या बहुत ज्यादा पेन बताता है, किसी वक्त उसका पेन कम नहीं हो रहा होता। ये भी फीचर्स होते हैं कि उसके अंदर कोविड मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस के साथ आ रहा है। अब तक तो WHO उसको सही आइडेंटिफाई नहीं कर सकती है, स्किन के साथ आ रहा है, कार्डियक प्रॉब्लम्स के साथ आ रहा है, तो अब तक उसको सही से साइंस उसको तरह से कवर भी नहीं करता है। क्या बिल्कुल सही बात है, अब तक हमें खुद नहीं पता कि कोई फिक्स्ड इसके बारे में चीज है या नहीं है, इतने वेग से सिम्टम्स हैं इसके। और क्योंकि ठंड है अभी तो एक और बड़ा एक हमारे यहाँ माओ की परेशानी के बच्चे को हरे पकाने हो रहे हैं, हरी पड़ी ठंड हो रही बच्चे को। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बच्चे को जब वो एक दौर आता है माँ का जब वो स्टूल के कलर से जो है वो जानती है आज इसको सर्दी लग गई ज्यादा, आज ये ऑरेंज लड़का हो गया, अब ये भूखा है। जी एग्जैक्टली, तो वही कहना चाह रहा हूँ, अगर ग्रीन स्टूल अगर बच्चे को हो रहा है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठंड नहीं, नॉर्मल है। परेशानी की बात ये कि स्टूल में ब्लड आए, खून की आमजिश हो जाए, तब हम परेशानी की बात होती है। इसका मतलब ये कि इन्फेक्शन हो गया है, ये भी पढ़, लेकिन हरा और कोई भी और भी कलर हो एक्सरसाइज बताओ, उससे परेशान ना हो, परेशान। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बहुत जरूरी है, कुछ माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि मेरे बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा, है ना, वेट नहीं बढ़ रहा, तो माँ का परेशान होना किस वक्त जरूरी है कि वेट नहीं बढ़ा? क्योंकि मैंने अपनी मतलब एज अ डॉक्टर मैं बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि यार हर माँ को अपना बच्चा कमजोर है। बिल्कुल सही। देखिए वेट ना बढ़ना कोई क्राइटेरिया नहीं, बच्चे को आपको एक्टिव होना चाहिए। आपका बच्चा डल है, लेथार्जिक है, बीमार रह रहा है, तब परेशानी बात है। बच्चा दुबला पतला ठीक है, उसकी बॉडी फिजिक कैसी है, वो खाना नहीं खाता, खाना खाता है, सब खाते हैं, जंक फूड खाता है, उसे खाना नहीं कहा जाता। माँ वहाँ पर आपकी बात बताने थोड़ी करती है, बच्चा खा लेता खाना। अब खाने के कैंडीज खा रहा है, वो चिप्स खा रहा है, खाने से पहले माँ को नहीं लग रहा है वो खाना खा रहा है, खाने से पहले कैंडीज खा ले तो उसका जाहिर जो खाना खाना तो उस वक्त तो जाहिर भूख गाँव नहीं लगती, माँ को लगता है बच्चा भूखा रह गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। बच्चा एक्टिव होना, बीमार नहीं होना। बीमार डॉक्टर साहब क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा लोगों को ये बताएं कि कब माँ को परेशान होना चाहिए कि बच्चे का स्टूल डीआर कराया जाए या स्टूल का कोई टेस्ट कराया, पेट में कीड़े, क्योंकि बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं, ऐसी बड़ों का भी इवन कि पेट में कीड़े हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चला जी। उसमें अगर बच्चे की लॉस ऑफ एपेटाइट है बच्चे को, और अगर पॉटी की जगह बहुत ज्यादा खारिश उसको बेचैनी रही है, और कोई भी डायरिया अगर 15 दिन से ज्यादा उसे मोशन रहे, तब जरूर से स्टूल डीआर से काफी हेल्प मिलती है, जिससे हमें पता चल जाती है प्रॉब्लम क्या होने जा रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि टॉक समथिंग अबाउट स्लीपिंग पिल्स, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? स्लीपिंग पिल्स, इंसोम्निया या लैक ऑफ स्लीप जो है, स्लीपलेसनेस, वो हमारे यहाँ बहुत ही शदीद किस्म की पाई जाती है। बच्चों में तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन हाँ बड़ों में। तो डॉक्टर साहब जो लोग ओवर द काउंटर स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं, मिल जाती हैं, और लेकिन अब तो फिर भी कुछ सख्ती हो गई है, बेहतर है हालात, हाँ, लेकिन फिर भी लोगों को मिल जाती है लोगों के पास, तो क्या वो लेना ठीक होता है? बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उन दवाओं में खासियत ये है कि उनको छोड़ना आसान नहीं होता, उसके बाद आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जब आपको डॉक्टर कोई भी मेडिसिन देता है, प्रिस्क्रिप्शन पे होता है, उसके एक सर्टेन पीरियड में कितने अर्से तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
अब बाद में उसकी डोज 1 से स्टार्ट करके हाफ करके खत्म की जाती है ताकि बॉडी में उसके लेवल इस तरह से कम करे। आप अपनी मर्जी से सॉरी डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगी। हमारे यहाँ हमने डॉक्टर्स ने भी ना अपनी प्रैक्टिस बड़ी आसान बना दी है, क्योंकि मेरे पास मेरी प्रैक्टिस में जहां मैं स्किन को डील करती हूँ तो मेरा ख्याल है 95% औरतें बड़े आराम से वो दवाएं ले रही होती हैं जब आप मतलब वो स्लीपिंग पिल्स भी ले रही हैं, वो रिलैक्सेंट्स भी ले रही हैं और एक्सरसाइज भी ले रही हैं और मतलब ले रही हैं। कभी वो डॉक्टर के पास गई होंगी, फिलहाल उसने 3 महीने के लिए दे दी होगी, उसकी गलती के पेशेंट चलाया जा रहा है 2 साल से वो दवाई। मैंने लेकिन आप बात शेयर की थी कि एक पेशेंट था, उसको डॉक्टर साहब ने एंटीबायोटिक लिख के दी थी और वो एंटीबायोटिक वो शख्स 3 महीने तक खाता रहा। एट द एंड ऑफ द डे उसकी डेथ हो गई। 3 महीने उस सिप्रोफ्लॉक्सासिन को खाता रहा। जब उस पेशेंट को देखने गया तो मैंने कहा तुम किसने दी? डॉक्टर साहब ने लिखी थी। डॉक्टर साहब ये तो नहीं खाता जी, वो तो मैं तो खा रहा था। उन्होंने फिर जाने नहीं हुआ उनके पास भी करा। इससे रिलेटेड एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, डॉक्टर आई एम सफरिंग फ्रॉम कफिंग सिंस सितंबर, आई कांट गो टू द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ द कोविड-19 टेंशन, आई एम 18+, कैन यू हेल्प मी? जी डॉक्टर, प्रोबेबली इट्स एलर्जिक कफ। रात में तो आप इसमें मेडिसिन जरूर लें, डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए। इसमें कोविड से घबराने की जरूरत नहीं है। एलर्जिक कफ है, इसमें ज़्यादा मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी, इससे बेहतरी हो जाएगी। तो प्रिकॉशंस के साथ हॉस्पिटल जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। प्रिकॉशंस के साथ हॉस्पिटल जा सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर साहब जैसे एलर्जिक कफ है और उसमें आपको इसको फीवर डेवलप नहीं हो रहा या कोई और सिम्टम ऐसा ब्रेथलेसनेस या कोई इस तरह की चीज नहीं हो रही, तो क्या यहाँ अम्मा के टोटके काम कर सकते हैं? यहाँ मॉर्निंग शो होस्ट आ गई है मेरा नहीं डॉक्टर साहब, ये पूछना बहुत जरूरी कि नॉर्मली लोग ये कर रहे होते हैं। अच्छा शहद में नींबू डाल के ले लो, तो काली मिर्ची डाल के ले लो, ये कर रहे होते हैं। हम मेरे अपने घर में हो रहा है भी हो जाती है। एक बात वाज़ेह कर दूं कि कोई भी खांसी हो उसको लंबा अरसा नहीं चलना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए बेहतर होता है कि आप कंसल्ट शुरू कर लें और इस तरह से आप सितंबर से खांसते हुए आप अक्टूबर के एंड तक आ गई, नवंबर शुरू हो जाएगा, ये अच्छा नहीं है आपके लिए हवाले से। यहाँ एक चीज बताना बहुत जरूरी है, अगर इस तरह की कंटिन्यूस कफ रहे तो क्या डॉक्टर साहब इस पूरे पैसेज में कोई चेंजेस हो सकती हैं जिसकी वजह से? बिल्कुल, ये चीजें आगे चल के टीबी भी डेवलप हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ टीबी बहुत ज्यादा कॉमन है। मैंने इससे जाना किसी भी कफ कोई भी कफ उसे इग्नोर नहीं किया जाता। इवन कहा जाता 2 हफ्ते के ज्यादा खांसी है तो उसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाता है। प्रॉब्लम आप घबराइए, आपको एलर्जी की कफ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दें। लेकिन वो सोर्स भी देखें कि किस वजह से आपको एलर्जी हो रही है, आप ठंडा पानी चीज आपको इरिटेट कर रही है, उसके साथ आपको खांसी होती है, क्योंकि फीवर नहीं, इसका मतलब आपको कोई इंफेक्शन तो नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है, मेरे बेटे को गाय भैंस का दूध नहीं सूट करता, मैं क्या करूं? उसे गैस हो जाती है, बस फॉर्मूला पीता है। एज कितनी बच्चे की? कुछ महीना होगी वो। थोड़ा सा पानी उसमें जो है बढ़ा दो, थोड़ा सा जो है डाइल्यूट करना चाहते हो, ये कर सकते हैं, उससे आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इफ नॉट ब्रेस्ट फीड, इफ नॉट अगर माँ का दूध नहीं, तो फिर बेहतर ज्यादा ये रहता है, कुछ लोग उसको फौरन भैंस के दूध पे शिफ्ट करना चाहते हैं। हाँ, दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी ख्याल करें कि बॉटल फीडिंग पे ना जाए। कोशिश करें उसे सिपर या किसी ड्रॉप से दे दें कि बॉटल फीड के फिर वही पता है कि सारे नुकसान आते हैं। डायरिया सबसे ज्यादा कॉमन बॉटल फीड की वजह से होता है, तो आप दे सकते हैं। राइट, अच्छा, और एक बात यहाँ मुझे बॉटल फीड पे आ रही है, मैंने ये सब इन सारी चीजों से गुजरी हूँ और मैंने ये सब खवातीन को होते हुए देखा है, करते हुए, कि वो सस्ती प्लास्टिक की बॉटल्स जो मिलती हैं उनको वो माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर रही होती हैं, या वो सोचती है कि स्टेरिलाइज हो जाएगा, या उसको पका रही होती हैं, उबाल रहे होते हैं। क्या डॉक्टर साहब ये देखिए, बॉटल को आप कितना ही स्टेरिलाइज करें वो प्रॉपर आप स्टेरिलाइजेशन नहीं कर सकते, उसको जरासीम रह जाता, प्रॉब्लम है। और अगर आप अच्छी कंपनी का नहीं मटेरियल तो और नुकसानदेह, आपके बच्चे को इरिटेट करेगा और नुकसान। जी हाँ, नए दौर की नई बातें ना कुछ बड़ी अजीब सी है। एक जमाने में अम्मी बताती हैं कि शीशे की बॉटल्स आती थी, हम जब थे तो शीशे की बॉटल्स आती थी, तो वो यूज कर रही होती थी। अब नहीं यूज करते क्योंकि शीशे की बॉटल में मेंटेनेंस बड़ी ज्यादा है, और ये प्लास्टिक की बॉटल्स जो है वो इजी हो गई हैं, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा खराब है बनिस्बत इससे। तो बहुत बेहतर है कि आप शीशे की बॉटल्स यूज करें। और कोई पॉइंट रह गया डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आपके लिए एक सवाल है, आफ्टर सी सेक्शन हाउ कैन आई लूज माई वेट? वो आप फॉरन अपॉइंटमेंट लें और आज फिर बात करते हैं। ट्रांसफॉर्म पैकेज ले लें। मुझे नहीं पता अभी कि आप सी सेक्शन को कितने दिन गुजरे हैं, वो डिपेंड करता है। मैं आपकी हिस्ट्री इंशाल्लाह हमारे डॉक्टर्स लेंगे तो फिर पता चलेगा। जी डॉक्टर, कुछ पॉइंट सवाल से ये कहना चाहूंगा कि डेंगू के हवाले से प्रति तो बातें के केसेस डेवलप हो रहे हैं, एक आदमी के एक से ज्यादा केसेस मेरे पास आना शुरू हुए, तो इसमें जरूर एहतियात कीजिए। ओवर द काउंटर लेके मेडिसिन मत खाइएगा, इसमें एंटीबायोटिक का भी कोई रोल नहीं है।
तो इसलिए तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल कीजिए, ना अगर ठंड लगी तो आप तो एंटी मलेरिया लीजिए। ये सब चीजें एंटीबायोटिक प्लस एंटी मलेरिया आपके व्हाइट सेल काउंट प्लेटलेट्स को और कम कर देते हैं, तो इसीलिए मुहतात रहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा खाइए जी। अच्छा। और आप प्लीज ओवर द काउंटर जो एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं जो आपको व्हाट्सएप डॉक्टर व्हाट्सएप इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस व्हाट्सएप बहुत अच्छा है डॉक्टर, ये बहुत ही अच्छा है। तो वो जो लिखी जा रही है और एक दूसरे को फॉरवर्ड हो रही है वो एंटीबायोटिक ना लें, हो सकता है उससे आपके और प्रॉब्लम पड़ जाए और कोई खतरनाक चीज पे आप एंड अप हो, तो इसलिए प्लीज ये ना करें। अच्छा, डेंगू कम्युनिकेबल, डॉक्टर साहब बताइएगा कि अगर माँ को डेंगू है तो बच्चे को डेंगू लग सकता है कि उससे अगर उससे तो माउथ टू माउथ से ट्रांसफर तो नहीं, ट्रांसफर ये जरूर हाँ तो अच्छा आपके घर में घूम रहा है तो उसको काटा तो जरूर सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है मैं बताती हूँ। आई एम सफरिंग इंटेस्टाइन वॉर्म्स, आई टेक 3 doses of albendazole capsules 200 mg, but after that intestine worms show नहीं हुए, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर, तो दोबारा आपको कोर्स रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ अर्से के गैप के बाद हो सकता है। कितना गैप देना चाहिए बीच में? 2 से 3 महीने, ठीक है, 1.5-2 महीने दे सकते हैं। ठीक है। एक और सवाल है, माय बेबी इज 7 months old, हैज कफ एंड चेस्ट इन्फेक्शन, एनी रेमेडी फॉर हिम? कैसे कह सकते हैं चेस्ट इन्फेक्शन? एनी रेमेडी? सॉरी तो आप ये करें कि गर्म पानी में डॉक्टर साहब के पास लेकर आए। मेरे पास कोई रेमेडी नहीं, यहाँ आएंगे तो इलाज होगा, रेमेडी मेडिकल साइंस में नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएं, आप यहाँ आ सकते हैं डॉक्टर के पास। बच्चे को तो आस्ता से ना छोड़े से खांसी आपको तो जरूर से कंसल्ट कीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि मेरे स्किन में नेक एरिया में और हैंड्स एरिया में वेन्स बहुत नजर आती है, तो क्या ये कोई डिजीज है? अगर अभी से नजर आती हैं, ये कोई तब्दीली हुई है या शुरू से हमेशा से ही नजर आती है? हम तो फिर ये कोई नहीं है आपकी स्किन, कोई डिजीज नहीं है, आपकी स्किन ऐसी है। कुछ ऐसा होता है कभी कभी कि वो आपकी हेरिडिटरी होती है या आपकी अपनी वो होती है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं घबराने की, अगर अभी आपने कोई चेंज डेवलप नहीं की तो ठीक। तो आई थिंक जी 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 बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 1-2 चीज कोविड के हवाले से, जो सेकंड वेव है उसके हवाले से आप अगर कहना चाहें, बच्चों के स्कूल्स खुल गए हैं, मेरे बच्चे खुद तो मुझे जरा डर लग रहा है कि वो माएँ जो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। मैं तो वीक में सब स्कूल्स में रखा 2 दफा ही, आपके बच्चे भी 2 दफा जा रहे हैं। तो कोविड के बाद से एहतियात कीजिए, एहतियात इलाज से बेहतर है। कोविड का इलाज आपको पता है कैसे नहीं है, एहतियात इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोग बहुत रिलैक्स हो गए थे, कोविड खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो लोग तमाम जिन्हें एक दफा कोविड हो चुका है और जिनको मालूम है या नहीं भी मालूम कि उन्हें हुआ है, तो क्या वो सारे खतरे से बाहर? नहीं, बिल्कुल नहीं। री इन्फेक्शन हो सकता है, दोबारा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एहतियाती इलाज है सबसे अच्छी चीज एहतियात। क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे मैं भी अपनी दोस्त की मदर लॉ का बताई थी कि उनकी डेथ विदिन 2 days हुई। वो बिल्कुल बुखार हुआ, डॉक्टर के पास गई, बिल्कुल सही थी, बिल्कुल ठीक होकर वापस आ गई और अगले दिन डेथ हो गई। वो अंकल जिनके बारे में एक पेशेंट थे मेरे कि कोविड हुआ, उन्हें हॉस्पिटल गए, एडमिट हो गए, वेंट पे चले गए, वेंट से बाहर आ गए, डिस्चार्ज हो गए, घर के दरवाजे, वेंट से वापस आना बहुत बड़ी बात है। वापस आए एट द एज ऑफ प्रोबब्ली 70 डिस्चार्ज होके घर पहुंचे तो घर के दरवाजे पे दोबारा उनकी तबीयत खराब हुई, वापस ER में गए, वापस वेंट पे गए, उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में गए, फिर एट द एंड डेथ हो गई। बट प्रॉब्लम है कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, इसमें घबराने की बात ये कि बस आपने अपने आप को मेंटल अलर्ट रख के सीखें। बीमारी से लड़ा नहीं जाता, सीखा जाता, समझा जाता है कि कोविड बता रहा है, कोविड यार एहतियात हो तो एहतियात कर लीजिए। अब डायबिटिक पेशेंट है, उसको अगर शुगर की एहतियात है, वो एहतियात नहीं करता, शुगर तो उसकी कभी ठीक नहीं होगी। तो ये सिर्फ एहतियाती इलाज से तो एहतियात का। अच्छा, डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी जो है वो डायबिटिक मैनेजमेंट भी है, तो डॉक्टर साहब उसके हवाले से जो इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं, बच्चे और बड़े जिनके घर में डायबिटीज है, तो मुझे ये बताइए कि उनकी मैनेजमेंट के लिए ये स्ट्रेस कितना ये डरते हैं ना, क्या वो लोग बाकी सारी बीमारियां जिस वक्त एनवायरनमेंट में है उनसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो ज्यादा जल्दी ग्रैब करेंगे? डायबिटिक पेशेंट होता है कि आपकी इम्यूनिटी लेवल आपका कम है, तो आप जाहिर है आप ज्यादा प्रोन है मुख्तलिफ बीमारियों के, तो आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है, क्योंकि डायबिटीज ठीक तो होती नहीं है, दवाओं से कंट्रोल रखना है, अपने फिजिशियन से कांटेक्ट में रहिए,
जब तक आप कंट्रोल रहेंगे कोई बीमारी आप पे हमलावर नहीं हो सकती। मेंटली रिलैक्स रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो डायबिटिक लोग हैं दवाई यानी गोली की शक्ल में एजेंट ले रहे हैं वो, तो क्या उनको कब इंसुलिन पे शिफ्ट कर जाना चाहिए? डिपेंड करता है, अगर उनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है बावजूद इसके कि मल्टीपल ड्रग्स ट्राई करने के बावजूद कंट्रोल में नहीं आता, फिर उनको इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। डॉक्टर आपकी इस स्पेशलिटी पे फिर एक दफा इंशाल्लाह फिर लाइव सेशन करेंगे। एक सवाल है फॉर डायबिटिक पीपल। जी जी, सर्बेक्स जी से भूख तो नहीं लगती? सर्बेक्स जी से भूख तो नहीं लगती? देखिए हर दवा हर पेशेंट के लिए मुख्तलिफ होती है। बाज लोगों को सर्बेक्स जी हजम ही नहीं होती है तो उससे परेशान रहते, खा के मुश्किल में आ जाते हैं। लेकिन वो नियासत वगैरह होती है ना, ठीक है, थोड़ी लाइफ बेहतर होता है, बाज लोगों को बेहतर होती है, हाजमा बेहतर होता है, तो पेशेंट समझता है मैं मोटा हो रहा हूँ क्योंकि खा ज्यादा होता है, तो उसमें कुछ ऐसे। लेकिन जरूरी नहीं है हर एक के साथ वो ये मिनरल वही चीज करे जो हर दवा हर बंदे को सूट नहीं करती, इसमें मुख्तलिफ चीज होती है। जी थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आपको ये सेशन मालूमाती भी लगा होगा, आपके कई क्वेश्चंस खत्म भी हो गए होंगे, उनका हल मिल गया होगा आपको। और अगर अब भी कुछ है और आप चाहते हैं कि डॉक्टर नदीम अशरफ को आप दिखाएं और अपने फैमिली में किसी के हवाले से भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो जरूर यहाँ आइए और इनसे मशवरा कीजिए। थैंक यू सो मच। और बहुत जल्द हम एक अलग से इंशाल्लाह लाइव सेशन करेंगे स्पेशली डायबिटिक पीपल का। लोकेशन और टाइमिंग्स बता। लोकेशन डॉक्टर शाइस्ता लोधी मेडिकल सेंटर, D43 ब्लॉक H, नॉर्थ नाजिबाबाद, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे सुबह 11 से 1 बजे तक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।